हो गया ना? ओके। तो लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास पे अगर एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो क्या होगा उसके साथ? कुछ नहीं होगा ना, उसका लोकेशन चेंज होगा। अगर वो चल रहा है, जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है उसी वेलोसिटी से जाता रहेगा, ठीक है ना? हाँ, उसी के साथ रिलेटेड एक कंसेप्ट था कि एक बॉम्ब को अगर हम फेंकते हैं ऊपर एक्सप्लोड कर जाता है, 2 टुकड़ों में बट जाता है, तो उस 2 टुकड़ों का सेंटर ऑफ मास जहाँ कहाँ जाके गिरेगा? अगर वो नहीं फूटता उस वक्त उसका सेंटर ऑफ मास जहाँ जाके गिरता वहीं गिरता। ऐसा क्यों सर? इसमें तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अगर नहीं फूटता तो जहाँ गिरता, फूटने के बाद, फूटने के कारण, एक्सप्लोजन के कारण जो फोर्सेस डेवलप होता है mg के अलावा कुछ नहीं होता। बिकॉज एक्सप्लोजन में जो फोर्सेस डेवलप होता है वो क्या होता है? इंटरनल फोर्सेस, और इंटरनल फोर्सेस विल ऑलवेज एड अप टू 0, राइट? तो mg के प्रेजेंस में पहले, फूटने के पहले वो जैसा बिहेव कर रहा था सेंटर ऑफ मास, फूटने के बाद भी वैसा ही बिहेव करेगा, राइट? उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है कि प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया 100 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री पे फायर किया गया है। एट हाईएस्ट पॉइंट प्रोजेक्टाइल ब्रेक्स डाउन इनटू 2 पार्ट्स ऑफ मास रेशियो 1:3। हाईएस्ट पॉइंट समझ में आया? तो एक का मास m पकड़ता हूँ तो दूसरे का मास मैं 3m पकड़ सकता हूँ, टोटल मास में 4m मान सकता हूँ, ठीक है ना? करने में आसानी होगा। द लाइटर पीस कमिंग टू रेस्ट, अगर लाइटर पीस कमिंग टू रेस्ट हो तो वो चुपचाप यहाँ गिर जाएगा। एंड द हेवियर पीस कहाँ जाएगा? लेट अस से यहाँ गिरा, दिस इज 3m, दिस इज m। अभी पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट वेयर द हेवियर पीस लेंथ, मतलब लॉन्चिंग पॉइंट से वो हेवियर पीस का डिस्टेंस कितना है? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? फूट, अगर नहीं फूटता तो सेंटर ऑफ मास यहाँ जाके गिरता, फूटने के बाद भी इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास यही लाई करेगा, ठीक? पहले हम ये निकाल लेते कि ये डिस्टेंस कितना होगा। दिस इज नथिंग बट द रेंज का फॉर्मूला तो हमारे पास डायरेक्ट है, क्या है? u स्क्वायर u स्क्वायर साइन ट्वाइस थीटा बाई जी है। किसी ने स्क्वायर बोला मेरे को, निकलेगा। अभी अगर u का वैल्यू हम पुट करें तो कितना आएगा? 100 स्क्वायर साइन स्क्वायर ट्वाइस थीटा मतलब 2 इंटू 37 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, ठीक है? ये कैलकुलेट तो नहीं करूँगा, डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। कैलकुलेट तो तुम लोग करके देख लेना। इसका आंसर आता है 960 मीटर। कितना आता है? 960 मीटर्स। रेंज मतलब 960 मीटर्स। तो अभी ये दोनों अगर 2 टुकड़ों में बढ़ भी जाता है और एग्जैक्टली ये डायरेक्टली नीचे गिरता है हाईएस्ट पॉइंट से, तो ये वाला डिस्टेंस हमको ऑलरेडी पता है ना कितना होगा? 960 का आधा, दैट इज 480 मीटर्स, है ना? लेकिन इसका कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये जो हमने निकाला है, रेंज निकाला है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज y, दिस इज x, एंड कैन आई से दिस इज x COM, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलो भाई। अच्छा, अभी जब ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, एक मास m यहाँ गिरेगा, दूसरा मास 3m यहाँ गिरेगा, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? x1 प्लस 480 मीटर्स, और इस पार्टिकल के x कोऑर्डिनेट को हम x से मान लेते हैं। और इन दोनों पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 960 मीटर्स। आई होप सो तुमको दिख चुका होगा कि हमको करना क्या है। हमको अभी ये फॉर्मूला यूज़ करना है कि x COM इज इक्वल टू m इंटू 480 प्लस 3m इंटू x डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना होगा? 4m, एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू व्हाट? 960। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर m कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, और x का वैल्यू आता कितना है? यहाँ पर दिया है 1120। तुम लोग एक बार कर लेना। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस आंसर, बस यहाँ पर लिखा है तो मैंने लिख दिया। तरीका समझ में आया कैसे क्वेश्चन करना है? इज दैट क्लियर? यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया कि सेंटर ऑफ मास में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता नहीं है तो उसका सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? भार्गव पॉज। ठीक है, कहानी ऐसा है, एक नाव है, नाव में 2 लोग हैं, एक का मास m है, दूसरे का मास ट्वाइस m है, नाव का मास 4m है, लेंथ l है, और दोनों एजेस में खड़े हुए हैं, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन ऐसा बोला है, A ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ l/4 रिलेटिव टू बोट। रिलेटिव टू बोट के रेस्पेक्ट में m कितना डिस्टेंस, A कितना डिस्टेंस कवर करता है? l/4। टू मीट A की तरफ जाता है, 1 मिनट। A travels a distance B move and B moved a distance of 3l/4
रिलेटिव टू बोट। ये L/4 आगे जाता है, ये कितना जाता है 3L/4। ऑब्वियसली L/4 जाएगा तो रिमेनिंग कितना आएगा 3L/4। किसके रेस्पेक्ट में, बोट के रेस्पेक्ट में, तो मीट ईच अदर। तो यहाँ पर पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट व्हेन A एंड B मीट। जब A एंड B एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बोट कितना मूव कर चुका है नीचे वाला, वो बताना है। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बोट क्यों मूव करेगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू थिंक। फाइन। सो ऐसा सोचो कि अगर बंदा आगे बोट पे चल पा रहा है, इसका मतलब है कि बोट पे फ्रिक्शन होगा, नहीं तो बंदा चल ही नहीं पाता, वो पैर चलाता रहता है लेकिन आगे बढ़ता नहीं। इज दैट क्लियर? तो बात को समझो कि इस बंदे के पैरों पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है और बोट पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। सब कुछ बता चुका हूँ। व्हेन वी वॉक, हमारे पैरों पे फ्रिक्शन किधर लगता है, जिस तरफ मोशन होता है उसी तरफ लगता है। फ्रिक्शन के कारण ही हम आगे चल पाते हैं। गाड़ी रास्ते में आगे क्यों जाता है, फ्रिक्शन के कारण। सिमिलरली ये बंदा जब आगे जाएगा, इसके पैरों पे भी फ्रिक्शन F' इधर लग रहा होगा और बोट पे भी F' इधर लग रहा होगा। ऑब्वियसली बोट पे कितना फोर्स लग रहा है, एक तरफ F', दूसरी तरफ F। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इसका पार्टनर किस पे लग रहा है, आदमी पे लग रहा है। F' का पार्टनर किस पे लग रहा है, आदमी पे लग रहा है। बोट पे कितना फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, F' और F, एंड दे विल नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। हम गेस कर सकते हैं कि इस बंदे का फ्रिक्शन ज़्यादा होगा बिकॉज वो भारी ज़्यादा है, तो नॉर्मल ज़्यादा लगा रहा होगा, फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर? तो खुद सोच के देखो, अगर ये बंदा इस बोट पे चलता है, ये बंदा अगर आगे मूव करता, फॉरगेट अबाउट दिस गाय, इसके बारे में भूल जाओ, ये है नहीं। और नीचे जो पानी है वो परफेक्टली स्मूथ है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, नीचे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। सो ये बंदा और ये बोट रेस्ट में था। और अगर मैं आदमी एक हो और बोट को दोनों को एक साथ सिस्टम में कंसिडर करूँ, तब तो फ्रिक्शन एक इंटरनल फोर्स हुआ ना। इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में था। इज दैट क्लियर? खुद सोच के देखो, जब ये बंदा आगे चलना चालू करेगा तो बोट शुड मूव बैकवर्ड, हाँ या ना? वो कुछ इधर शिफ्ट, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना चालू करेगा। सिमिलरली इसी तरीके से ये सोचो कि ये बंदा जब आगे मूव करना चालू करेगा तो ये बोट राइट की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। इज दैट क्लियर? समझ में आया? सो व्हेन द पर्सन वॉक्स दे पुश द बोट बैकवर्ड्स। सुना होगा ना, जब एक रिवर से रिवर बैंक पे बंदा जंप करता है, वो बोट को किधर पुश करता है, पीछे। कुछ वैसा ही हो रहा है, राइट? अभी ये बंदा लेफ्ट की तरफ लेके जाना चाहता है, ये बंदा राइट की तरफ लेके जाना चाहता है। फाइनली किस तरफ जाएगा, गैस कर सकते हैं, राइट की तरफ गैस कर सकते हैं, बिकॉज फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट द बोट टू मूव टुवर्ड्स द राइट। राइट? तो देखो, नया जो पिक्चर होगा ध्यान देना, नया जो पिक्चर होगा ध्यान देना। लेट अस से कि इसको मैंने अपना ओरिजिन मान लिया। लेट अस से दिस इज y एक्सिस, लेट अस से दिस इज x एक्सिस। ओरिजिन हम बदल नहीं सकते, ओरिजिन रेफरेंस एक्सिस कैन नॉट चेंज, बिकॉज अगर हम बोलते हैं कि नहीं भाई सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव नहीं करेगा तो उसका पोजीशन नहीं बदलेगा। अगर उसका पोजीशन नहीं बदल रहा तो तुमको सबसे पहले पोजीशन बताना तो पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो पहले हमने जो रेफरेंस एक्सिस चूज किया, हमेशा उसी रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम कहानी बताएंगे। समझ में आया? तो रेफरेंस एक्सिस स्टेज द सेम। यहाँ भी हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। बोट क्या है, बोट यहाँ चला गया थोड़ा सा, बोट हैज मूव्ड हियर बाय डिस्टेंस ऑफ व्हाट, x। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? कम ऑन। और बोट पे बंदा किधर मूव करता है, L/4, और वो बंदा कितना मूव करता है, 3L/4, एंड दे मीट ईच अदर। तो मैंने बोला कि ये पहला बंदा है, ये दूसरे बंदे के साथ जाके मीट करता है, ये दोनों हैंडशेक कर रहे हैं, है ना? दिस इज A, दिस इज B। तो बोट के रेस्पेक्ट में इसने कितना मूव किया, L/4, बोट के रेस्पेक्ट। डू यू एग्री विद दिस? पक्का समझ में आया? अच्छा, अभी आता है क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि अगर मैं दोनों बंदों को और बोट को एक साथ कंसिडर करूं, अगर मैं दोनों बंदों को और बोट को एक साथ कंसिडर करूं तो फ्रिक्शन नहीं दिखेगा, फ्रिक्शन विल बी एन इंटरनल फोर्स। डू यू एग्री विद दिस? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अगर मैंने सिस्टम को ऐसा चूज किया जहां पर दोनों लोग और बोट प्रेजेंट है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? दैट मीन्स दोनों आदमी और बोट का पहले सेंटर ऑफ मास जहां पर था, इस पूरे मूवमेंट के बाद भी सेंटर ऑफ मास लोकेशन चेंज नहीं करेगा, बिकॉज इन तीनों को अगर मैं एक साथ कंसिडर करूं तो इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। डू यू एग्री विद दिस? तो इस पर्टिकुलर डायग्राम से हम जो एक्स-COM का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इस पर्टिकुलर डायग्राम से भी एक्स-COM का कोऑर्डिनेट वही होना पड़ेगा। डू यू एग्री विद दिस?
तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर डायग्राम से अगर मैं एक्सियोम लिखना चाहूँ, मैं लिखूंगा इस बंदे का एक्स कोऑर्डिनेट है 0, इस बंदे का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है L, बोट का 4m मास का जो बोट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, बोट का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली हम बोट के मिड पॉइंट पे मान सकते हैं, और जो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे होगा, L/2 के डिस्टेंस पे होगा, 4m इंटू L/2 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम 4 + 2 2 + 6 6 + 1 7। सो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 2 × 4 2 ml 2 ml, इट इज 4 ml by 7m and is equal to what, 4l/7। बात को समझो, 4l/7 is nearly 7 4 7 by 35, मतलब 0.5 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये अगर मिड पॉइंट है तो कहीं यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास, है ना। और ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है ये कितना आया तुम्हारा 4l/7। बात समझ आया। तो ये जो तुमको सिस्टम दिख रहा है, ये जो तुमको सिस्टम दिख रहा है, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा इसी ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे पाओगे, 4l/7 पे ही पाओगे। क्यों? क्योंकि सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नो डाउट सर फ्रिक्शन तो दिखता है, लेकिन आपने कंसीडर किसको किया है, आदमी को भी किया है, बोट को भी किया है। एक फ्रिक्शन बोट पे लगता है, एक पर फ्रिक्शन आदमी पे लगता है, और दोनों को एक साथ कंसीडर कर लिया तो फ्रिक्शन क्या बन जाएगा, इंटरनल। इसलिए सेंटर ऑफ मास अपना लोकेशन चेंज नहीं करेगा। तो फिर से अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहूँगा तो मुझे इनका एक्स कोऑर्डिनेट्स पहले लिखना पड़ेगा। बात को समझो, तुम एक प्लेटफॉर्म पे 2 मीटर चलते हो और प्लेटफॉर्म खुद 3 मीटर आगे चला जाता है, तो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में तुमने 2 मीटर ट्रैवल किया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना ट्रैवल किया होगा, 5 मीटर। ये समझ में आता है नहीं आता। सिमिलरली इस बंदे ने बोट पे L/4 डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन नीचे जो प्लेटफॉर्म है, जो बोट है, वो खुद x डिस्टेंस आगे बढ़ चुका है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, L/4 + x। बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, L/4 + x, बिकॉज दोनों एक ही जगह पर प्रेजेंट है। एंड बोट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, बोट का सेंटर ऑफ मास अगर मैं यहाँ पर मानता हूँ, ये डिस्टेंस L/2 होगा, L/2 + x। बोलो समझ में आया नहीं है। तो अगर मैं इसी में ही फिर से ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, इस बार मुझे एक्सियम पता है, तो ये इन दोनों बंदों को मैं एक साथ मान सकता हूँ, दैट इज m + 2m, और इनका एक्स कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, L/4, बोलो भाई, + x, प्लस अभी बोट का बारी है, बोट का मास कितना 4m, और इसके एक्स कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, L/2 + x। बोलो ये कितना हो गया, दैट इज L/2 + x डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना होगा, 7m। ध्यान से देखो, यहाँ पर सिर्फ x ही अननोन है, इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू पता चल जाएगा। दिस इज अगेन कंजर्वेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। रीजन, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। समझ में आया। अगर तुम सिर्फ इन दो बंदों को कंसिडर करो, क्या उनका सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ, यस। क्या सिर्फ बोट को कंसीडर किया, क्या बोट का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज हुआ, उसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज हुआ, बोट का, यस। बट अगर तुमने तीनों को एक साथ कंसीडर किया तो उस कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज नहीं हो रहा। सो इट डिपेंड्स कि तुमने सिस्टम किसको चूज किया। कुछ किया भेजे में भार्गव, ठीक है। फिर सॉरी एक बात, सिस्टम क्वेश्चन ऐसा है कि ये सिस्टम है, एवरीथिंग इज स्मूथ, ये भी स्मूथ है, इधर भी स्मूथ है, एंड द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। एंड वी कैन ऑल इमेजिन, हम सब विजुलाइज कर सकते हैं यार इस तरफ कि ये ब्लॉक अगर नीचे उतरेगा तो ये बड़ा वाला इंक्लाइन प्लेन पीछे जाएगा। टू एग्री विद दिस? लेट अस सी, ये पीछे गया, अभी नया पिक्चर दिखने में ऐसा है, एंड दिस इज आवर ब्लॉक ए। डू यू एग्री विद दिस? Now the point is that अगर मैं सिस्टम को रिलीज करता हूँ, डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट तो नीचे आया है, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स किधर था, नीचे की तरफ था, तो सेंटर ऑफ मास को खींचे नीचे लेके आ जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, सो नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल किसके बीच, दोनों ब्लॉक्स के बीच, और दोनों को हमने एक साथ कंसिडर किया, सो नॉर्मल विल बेसिकली कैंसिल आउट। मतलब ये वाले नॉर्मल का बात करो, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें हम कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, कंसेप्ट ये यूज करेंगे कि एस बिकॉज एक्सियोम विल नॉट चेंज। तो पहले छोटे वाले ब्लॉक 4m ब्लॉक के मूवमेंट के कारण एक्स कोऑर्डिनेट में या सेंटर ऑफ मास के लोकेशन में जितना चेंज आएगा, और बी के मूवमेंट के कारण जितना सेंटर ऑफ मास के लोकेशन में चेंज आएगा, दे आर गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर। यहाँ पर और एक चीज बताना था, माय फॉल्ट। ये बेस है जो है ये एल लेंथ का है, बेस कितने लेंथ का है, एल लेंथ का। अभी बात को समझो, अभी बात को समझो। अभी मैंने माना कि नीचे वाला इंक्लाइन प्लेन जो है इस तरफ कितना मूव कर चुका है, एक्स डिस्टेंस। डू यू एग्री विद दिस?
तो बड़ा वाला इंक्लाइन प्लेन के मूवमेंट के कारण सेंटर ऑफ मास के लोकेशन में कितना चेंज आया होगा, मैंने पहले भी सिखाया था, m इंटू डी, सिखाया था ना, m इंटू डी, डी इज द अमाउंट ऑफ चेंज। तो x डायरेक्शन में कितना चेंज आया, 20m इंटू एक्स। बात समझ में आया? नाउ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, ये जो छोटा सा ब्लॉक फोरम जब वो नीचे आएगा, राइट, इसके कारण सेंटर ऑफ मास के लोकेशन में कितना चेंज आएगा, मतलब 4m इंटू क्या लिखूं मैं, 4m इंटू एल। तो अगर तुम 4m इंटू एल लिखोगे तो ये गलत होगा, बिकॉज एल किसके रेस्पेक्ट में, एल इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में। बात को समझो, अगर ये इंक्लाइन प्लेन मूव नहीं करता, अगर ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स रहता और वो ऐसा उतरता, तब जाके एल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर करता, लेकिन वो जिस पे बैठा वो खुद x डिस्टेंस पीछे चला गया। तो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में l डिस्टेंस आगे तो बढ़ता है, लेकिन जिस पे बैठा वो खुद पीछे x डिस्टेंस चला गया, तो उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, l माइनस एक्स। यहाँ लोग गलती कर देते, क्या लिखना पड़ेगा तुमको, l माइनस एक्स। तो 4m इंटू एल माइनस एक्स, मैंने बोला था ये कंसेप्ट हम बार बार यूज करेंगे। m1 इंटू डी इज इक्वल टू वट, m2 इंटू डी डैश, है ना। आई थिंक मेरे पहले क्लास की वीडियो में था, ये पहला वीडियो में था ना, ये समझाया था, राइट। हो गया सॉल्व, इक्वेट करोगे यहाँ से x का वैल्यू पता चल जाएगा, राइट। एंड x इज व्हाट, x इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय ब्लॉक b। इज दैट क्लियर? यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को कंजर्व किया, लेकिन किस डायरेक्शन में, ओनली इन x डायरेक्शन। y डायरेक्शन में डेफिनेटली उसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज हुआ है, होगा नहीं, हुआ है। इज दैट क्लियर? ओके। एक रेल लोड कार है, तो पहली बात तो ये समझो कि ऐसे केसेस में हम ज़मीन में फ्रिक्शन नहीं मानेंगे, ठीक है ना। और दो बंदा इसके ऊपर खड़ा हुआ है, दोनों का मास mm और जो ट्रॉली है उसका मास कैपिटल M दिया हुआ, और दोनों कूदेगा वन आफ्टर द अदर। तो क्वेश्चन ने बोला कि पहला बंदा जब कूदता है ना, वो u स्पीड से कूदता है रिलेटिव टू द कार आफ्टर द जंप। इसका मतलब क्या है, ये अगर कूदेगा, खुद सोच के देखो, ये ट्रॉली किधर जाएगा, पीछे जाएगा ना, कुछ स्पीड से जाएगा, तो उस मूविंग ट्रॉली के रेस्पेक्ट में उसका स्पीड यू दिया हुआ है। जब वो बंदा कूद जाएगा तब पीछे वाला ट्रॉली मूव करना चालू करेगा ना, तो वो चलते हुए ट्रॉली के साथ आफ्टर द जंप जो ट्रॉली का स्पीड है, जो ट्रॉली होगा उसके रेस्पेक्ट में स्पीड कितना दिखाई देता है, यू दिखाई देता है। बात समझ में आया? सिमिलरली जब ये इधर ट्रैवल कर रहा है तब ये भी कूदेगा, ये कूदने के बाद इसका कुछ, इसका भी स्पीड यू होगा, लेकिन विथ व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू दी ट्रॉली आफ्टर दी जंप। जंप करने के बाद ट्रॉली का जो स्पीड है उसके रेस्पेक्ट में वो यू बोला गया है। इज दैट क्लियर? तो फाइनली जब दोनों बंदे जंप कर जाते हैं कि ट्रॉली का कितना स्पीड है वो पूछा गया है, ठीक है ना। सिंपल है, इस दो स्टेप में हमको क्या यूज़ करना है। देखो सबसे पहले तुमको ये समझना है कि जब ये बंदा जंप करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब ये बंदा जंप करता है और ये ट्रॉली का है, जब ये जंप करेगा तो वो ट्रॉली को पीछे पुश करेगा और आदमी पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। बोलो ना भाई। अच्छा, तो लेट अस से ये जो ट्रॉली है ये पीछे कितना स्पीड से जा रहा है, v1 स्पीड से, और इस बंदे ने कितने से कूदा है, u स्पीड से। अभी अगर इन वेलोसिटीज को लेके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहोगे तो गलती इसलिए हो जाएगा क्योंकि v1 जो लिखा हमने ट्रॉली का स्पीड लिखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ पर हमने u जो लिखा है दैट इज रिटन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो मुझे इस आदमी का अगर स्पीड लिखना है तो किसके रेस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखने के लिए मैंने हमेशा तुमको ट्रिक सिखाया कि ऑब्जर्वर के वेलोसिटी को ऐड कर दो। ऑब्जर्वर का वेलोसिटी v1 इधर है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहाँ पर एक v1 आ जाएगा, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका स्पीड कितना होगा, u माइनस v1। डू यू एग्री विद दिस? कोई डाउट? क्या मैं कह सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बिकॉज तुमने आदमी और ट्रॉली दोनों को एक साथ कंसिडर किया है, दोनों में जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज एन इंटरनल फोर्स विच मीन्स वी कैन कंजर्व मोमेंटम। जंप करने के पहले व्हाट वाज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, 0। समझो इस बात को, समझो इस बात को कि इनिशियली मोमेंटम कितना है, 0। जंप करने के बाद ये बंदा राइट की तरफ जाएगा और ट्रॉली और ये बंदा जो कि ट्रॉली पे बैठा हुआ है पूरा सिस्टम किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ। दैट मीन्स ऐसा समझ लो कि ये ट्रॉली है, ये v1 से इधर जा रहा है, ट्रॉली के ऊपर ये जो आदमी है जो कि नेक्स्ट कूदने वाला है m मास का, ये भी v1 से ही इधर जा रहा है, दोनों तो एक ही साथ है, और ये बंदा यहाँ से कूद चुका है।
फील आया ना कूदा है बोल के, ठीक है। तो इसका स्पीड कितना है, u माइनस v1। अच्छा, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? इसको देख के लिखेंगे, हमने राइट को पॉजिटिव माना, लेफ्ट को नेगेटिव माना। उस बंदे का मोमेंटम कितना होगा, m इंटू u माइनस v1, और इस सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, m प्लस m इंटू माइनस v1। कोई डाउट? अच्छा, यहाँ से हम v1 निकालने का कोशिश करेंगे। अगर मैं v1 निकालने का कोशिश तो करेंगे, उसके पहले हमको मोमेंटम कंजर्व करना है। हम ये लिख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो इसको अगर हम खोलते तो क्या मिलेगा, mu माइनस m इंटू v1। प्लीज़ ध्यान देना कैलकुलेशन में, ये माइनस m इंटू v1, ये माइनस छोटा m इंटू v1 दैट इज इक्वल टू 0। हमको चाहिए v1 का वैल्यू। अगर हम यहाँ से v1 लिखना चाहे, कैन एनीवन टेल मी, यहाँ पर एक v1 है, यहाँ पर एक v1 है, यहाँ पर भी एक v1 है। इज दैट क्लियर? तो अभी अगर मैं इस पूरी चीज़ को यहाँ लेके जाता हूँ तो यहाँ पर mu बच जाएगा, और अगर मैं v1 कॉमन ले लेता हूँ तो 2m प्लस कैपिटल M, 2 छोटा m प्लस कैपिटल M दैट इज इक्वल टू व्हाट, v1। सही लिखा है, नहीं लिखा? लिखा है ना? तो ये v1 हो गया। कोई डाउट? अभी तुमको क्या दिख रहा है, अभी तुमको इनिशियल सिचुएशन क्या दिख रहा है? इनिशियल सिचुएशन दिख रहा है कि एक ट्रॉली है, इसमें एक बंदा ये कूदने वाला है, ये पढ़ के थक चुका है, मेंस नहीं मिलेगा इसको लग रहा है। कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, v1 स्पीड से। इज दैट क्लियर? तो ये फ्रस्ट्रेट होकर ये भी कूद जाता है, किधर इधर। ठीक है ना? जब ये कूदता है इसका स्पीड कितना हो जाता है, v2 मान लिया मैंने इस तरफ, और ये u से कूदता है किसके रेस्पेक्ट में, फिर से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो इसके रेस्पेक्ट में कितना होगा, इधर v2 लगा दो तो कितना हो जाएगा, u माइनस v2। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा अभी इनिशियल स्टेज, ये हो गया हमारा फाइनल स्टेज। सो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? ध्यान से भाई, m प्लस m इंटू माइनस v1, बात समझ रहे हो ना? और v1 का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, दैट इज इक्वल टू ये वाला भी नया जो कंडीशन है, दिस इज द फाइनल सिचुएशन। फाइनल सिचुएशन में ये जो ट्रॉली वो राइट की तरफ हमने मान लिया। सर आपको कैसे पता? नहीं पता भाई, मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है ना? अभी v2 का साइन हमको बता देगा क्या होगा। तो v2 के जगह इसका मास कितना है, कैपिटल M, तो हमने क्या लिखा, कैपिटल M इंटू प्लस v2, और इस बंदे का हमने क्या लिख दिया, m इंटू माइनस, चलो माइनस में ये लिख देता हूँ, है ना? लेफ्ट की तरफ है भाई, तो कितना होगा, u माइनस v2। ठीक है ना? थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट इज m इंटू v2 माइनस mu प्लस m इंटू v2, है ना? हमको तो v2 चाहिए, बोलो ना? तो ये क्या आएगा यहाँ पर, m प्लस m इंटू माइनस v1 के जगह बाद में पुट करेंगे, छोड़ो नहीं चाहिए। और यहाँ पर अगर हम v2 कॉमन ले लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, m प्लस m माइनस mu। इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके आगे तुम ही कर सकते हो। और v1 का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, v2 निकालना है, ये तो दिया हुआ है, तो यहाँ से v2 निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कर पाओगे? ये समझ में आया? स्पीड u रिलेटेड टू द कार आफ्टर द जंप, रिलेटेड टू द कार आफ्टर द जंप, जंप करने के बाद कार का जो स्टेट है उसके रेस्पेक्ट में u है। ये तो तुमको कैसे पता u किसके रेस्पेक्ट में है, बिफोर द जंप या आफ्टर द जंप? बिफोर द जंप होता तो क्या होता, बिफोर द जंप तो ट्रॉली रेस्ट में रहता, तो वो u तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही हो जाता। इसलिए यहाँ पर मेंशन करके दिया है कि तुमको ने जो ये u लिखा है किसके रेस्पेक्ट में लिखा है, दिस हैज बीन रिटन विथ रेस्पेक्ट टू कार आफ्टर द जंप। इज दैट क्लियर? पक्का? चलो इस तरफ एक kg का ब्लॉक, दूसरा 1 kg का ब्लॉक, इसमें स्प्रिंग अटैच्ड है 50 न्यूटन पर मीटर का, एंड दिस ब्लॉक इज अप्रोचिंग द स्प्रिंग और दिस 1 kg ब्लॉक विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड होगा कब। बात को समझो, जब ये ब्लॉक आके स्प्रिंग के साथ टच करेगा उसके बाद ये स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। डू एग्री विद दिस? तो बात को समझो कि पहला ए ब्लॉक जो है और बी ब्लॉक जो है, ए ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, हाँ ये ना, और बी ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स किस तरफ लग रहा होगा। इसके पास इनिशियल स्पीड इस तरफ था,
और फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, व्हाट विल हैपन? द स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज विद टाइम। ये इनिशियली रेस्ट में था और इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, व्हाट विल हैपन टू इट्स स्पीड? इज गोइंग टू इंक्रीज विद टाइम। इज दैट क्लियर? बात को समझो। दैट मीन्स इन दोनों के बीच ही स्प्रिंग है, स्प्रिंग इन दोनों के बीच कनेक्टेड है। तो सोच के देखो कि इस एंड का स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड और इस एंड का स्पीड कितना है 0 इनिशियली। दैट मीन्स यहाँ बैठ के अगर देखोगे तो तुमको लगेगा ये एंड तुम्हारे तरफ आ रहा है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, विच मीन्स द स्प्रिंग विल स्टार्ट गेटिंग कंप्रेस्ड। कुछ देर के बाद 2 जो है लेट अस से वो रिड्यूस होके 1.5 बन जाता है और इस पॉइंट का वेलोसिटी इंक्रीज होके 0.5 हो जाता है। डू यू एग्री विद दिस? बिकॉज इस पॉइंट का स्पीड कितना होगा जो इस ब्लॉक का स्पीड होगा, और हमको पता है कि ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो इस ब्लॉक की स्पीड को बढ़ाएगा, है ना? तो इसका 0 था वो बढ़ के कितना हो गया 0.5। अभी इस तरफ का जो स्पीड था 2 मीटर पर सेकेंड, फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, व्हाट विल हैपन टू द स्पीड? द स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज विद टाइम। मैंने माना 1.5। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन दिस केस? 1। इनिशियली कितना था? अभी कितना है? सो व्हाट कैन यू से अबाउट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? इट इज डिक्रीजिंग। लेकिन जब तक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है तब तक इस एंड को लगेगा कि ये एंड उसके तरफ जा रहा है, और जब तक इस एंड को लग रहा है कि ये एंड उसके तरफ जा रहा है स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा। फिर एक वक्त आएगा कि इस एंड का स्पीड 0.5 से इंक्रीज होकर 1 तक पहुंचेगा और इस एंड का स्पीड 1.5 से डिक्रीज होके 1 तक पहुंचेगा। बात को समझो। होगा ना ऐसा एक सिचुएशन? मैंने ये नंबर्स ऐसे आर्बिट्रेरीली लिया समझाने के लिए। बोलो भाई क्या हुआ? कोई डाउट? इज दैट क्लियर? अभी बताओ इस एंड को अगर मैं पूछूं भाई ये बताओ कि इस एंड का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, ये बंदा क्या बोलेगा? 0 बोलेगा। देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब स्प्रिंग और फर्दर कंप्रेस। सो दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। व्हाट इज द केस ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन? जब दोनों ब्लॉक्स का स्पीड क्या हो जाएगा? सेम। दैट इज द केस ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। उसके बाद क्या होगा बताओ? व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? ये तो मैक्सिमम कंप्रेशन है। मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में दोनों ब्लॉक्स का वेलोसिटी या स्पीड क्या हो जाएगा? सेम। उसके बाद क्या होगा बताओ? देखो एफएस लगना तो बंद नहीं होगा क्योंकि स्प्रिंग तो कंप्रेस्ड है ही। तो इस एंड का स्पीड 1 से डिक्रीज और होगा फर्दर। बोलो भाई, बिकॉज इस ब्लॉक पे एफएस तो उल्टा अभी भी लगे जा रहा है। तो ये 1 से डिक्रीज होकर कितना हो गया? 0.5। और इस ब्लॉक पे एफ इधर लग रहा है तो स्पीड 1 से इंक्रीज होकर क्या हो गया? अभी बोलो क्या हो गया? Now this is velocity of separation. Now the spring has started to elongate. कैसे? इसको पूछो भाई ये बता वो एंड किधर जा रहा है? बोलेगा सर उधर जा रहा है। कितने स्पीड से जा रहा है? मेरे से दूर जा रहा है। With a speed of what? 1 meter per second away from him. तो यहाँ तक क्या था? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। उसके बाद से क्या चालू हो गया? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मतलब इसके बाद स्प्रिंग फिर से क्या होगा? खुलना चालू करेगा। सो यही जो रीजन है दैट इज द रीजन ऑफ व्हाट? मैक्सिमम कंप्रेशन। तो अभी से तुमको हमेशा ये याद रखना है, ऐसे केसेस में मैक्सिमम कंप्रेशन कब आता है? जब दोनों ब्लॉक्स का स्पीड क्या हो जाता है? सेम। ओके फाइन, बढ़िया है। अभी अगर दोनों ब्लॉक्स का स्पीड सेम हो गया, ये हो गया इनिशियल कंडीशन। जब दोनों का स्पीड, बात को समझो, जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, दिस इज 1 kg, दिस इज 1 kg, मैंने मान लिया चलो ये भी v है, ये भी v है, और पूछा है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आया हुआ है। तो एक तो तरीका दिमाग में आता है x निकालने का कि तुम एनर्जी कंजर्व कर लो, बिकॉज देयर आर नो dissipative forces in the system. Spring force is a conservative force. We can conserve mechanical energy of the system, which means initial सिस्टम के पास कितना पोटेंशियल प्लस काइनेटिक था? पोटेंशियल तो था ही नहीं, सारा का सारा क्या था? काइनेटिक था। तो हम क्या लिखेंगे? हाफ मास के जगह हम क्या लिख देंगे? 1 इंटू वेलोसिटी स्क्वायर के क्या लिख देंगे हम लोग? 2 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 0। अभी क्या है, मैंने मान लिया कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो चुका है, x डिस्टेंस कंप्रेस हो चुका है। दोनों ब्लॉक्स के पास कौन सा स्पीड है? v। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m प्लस m v स्क्वायर। लिख सकता हूँ दोनों का एक साथ, प्लस हाफ क्या लिख सकते हैं हम? k x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम फंसे हुए हैं बिकॉज हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। हमको और एक इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, और वो क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों? क्या पहले ब्लॉक का मोमेंटम कंजर्व होता? नहीं, पहले ब्लॉक का स्पीड बदल चुका है। क्या दूसरे ब्लॉक का मोमेंटम कंजर्व होता? नहीं, बिकॉज उसका भी स्पीड बदल जाएगा। लेकिन दोनों ब्लॉक्स को अगर एक साथ कंसिडर करोगे तो स्प्रिंग का फोर्स इंटरनल होगा। देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एंड वी कैन से दैट एक्स डायरेक्शन में इनिशियल जितना मोमेंटम था दोनों ब्लॉक का
फाइनली दोनों ब्लॉक का मोमेंटम उतना ही रहेगा। तो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 1 × +2, साइन लिखना कभी मत भूलना। एंड व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 1 × +v प्लस 1 × +v। हाँ है ना, तो v का वैल्यू कितना आ गया 1 मीटर/सेकेंड। v का वैल्यू पता चल गया तो इस इक्वेशन से तुम x का वैल्यू निकाल सकते हो। बस ऐसे करना है। तो समझने लायक ये चीज़ is that clear? You need to understand this. Bhargav, चलो डन।